नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महिपाल सिंह लामरोड सहायक आचार्य विधि राजकीय स्नातकोत्तर विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा आपका इस ई व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए दूसरे व्याख्यान के बारे में बात करेंगे। तो हम जैसा कि आपको विदित है चर्चा कर रहे हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के बारे में। कल हमने सामान्य परिचय पढ़ा था संविदा विधि का और हमने कुछ चर्चा संविदा विधि के इतिहास के बारे में भी की। आज हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, संविदा अधिनियम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रथम, इसमें धारा 1 से 75 या सेक्शन 1 to 75 तक सामान्य सिद्धांत संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अर्थात धारा 1 से 75 तक संविदा विधि में सामान्य सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, जिसमें हम ये जानेंगे कि संविदा विधि क्या है और ये किस तरह से काम करती है और हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव डालती है। आइए आगे देखते हैं। संविदा विधि का आशय, कल भी हमने आपसे चर्चा की थी कि संविदा का अर्थ क्या है और मूलतः संविदा है क्या। तो एक शब्द निकल के आया था बाध्यता, कि संविदा एक बाध्यता है जिससे अधिकार और दायित्व का सृजन होता है। देखिएगा, संविदा एक विधि है जिसके द्वारा दो समान विचार वाले व्यक्तियों के मध्य अधिकार व दायित्व का उद्भव होता है। अर्थात संविदा में अधिकार और दायित्व की बात की गई है और ये अधिकार और दायित्व किन के मध्य है? दो ऐसे व्यक्तियों के मध्य जिनके विचार समान हैं। विचार में समानता किस संदर्भ में? विचार में समानता किसी संविदा को करने या न करने के संबंध में है। विचारों में समानता, जीवन में काफ़ी दूसरे पहलू भी हैं जहाँ विचारों की समानता पाई जाती है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उन सभी व्यक्तियों के मध्य किसी प्रकार की संविदा जन्म ले लेगी। किसी भी संविदा के जन्म लेने के लिए संविदा की विषय वस्तु से संबंधित मामलों में दो व्यक्तियों के विचार समान होने चाहिए और ये समान विचार क्या करते हैं? अधिकार एवं दायित्वों का उद्भव करते हैं। देखिएगा आगे। अब एक प्रश्न आता है, संविदा की विधिक संकल्पना कितने तत्वों से बनी है? अब हम जब बात कर रहे हैं संविदा की, और संविदा में ये भी पता चला है या ये ज्ञात हुआ है हमें चर्चा के दौरान कि संविदा एक विधि है। अब प्रश्न आया कि संविदा की विधिक संकल्पना कितने तत्वों से बनी है? ये जो संविदा की विधिक संकल्पना है ये किन किन तत्वों से मिलकर बनी है जिससे संविदा का निर्माण होता है? तो इसमें मुख्यतः दो तत्व पाए जाते हैं जो कि यहाँ लिखे गए हैं। पहला करार और दूसरा बाध्यता। करार या बाध्यता। तो अब आपको विदित होना चाहिए कि करार किसे कहते हैं। करार की परिभाषा संविदा अधिनियम में दी गई है। देखिएगा करार के बारे में। करार या एग्रीमेंट, धारा 2E सेक्शन 2E, सेक्शन 2E में करार या एग्रीमेंट के बारे में परिभाषा दी गई है। उसमें ये बताया गया है कि करार किसे कहते हैं। देखिएगा संविदा की करार की परिभाषा के बारे में, हर एक वचन और वचनों का समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो करार है। अर्थात इसमें यह कहा गया है कि हर एक वचन या वचनों का समूह, यानी किसी संविदा में एक वचन भी हो सकता है और एक से अधिक वचन भी हो सकते हैं, और वो वचन क्या करते हैं? वो एक दूसरे के लिए प्रतिफल का कार्य करते हैं। यानी संविदा में दोनों पक्षों की ओर से वचन दिए जाते हैं या वचन दिया जाता है। वो वचन दोनों पक्षों में एक दूसरे के लिए प्रतिफल का कार्य करता है और ये प्रतिफल ही करार कहलाता है। आगे देखिएगा। अर्थात प्रतिग्रहित प्रस्तावना ही करार है। यानी ऐसा प्रस्ताव या प्रस्तावना जिसे प्रतिग्रहित कर लिया गया है या स्वीकार कर लिया गया है। किसके द्वारा? संविदा के दूसरे पक्ष द्वारा। संविदा में जैसा कि आपको ज्ञात है दो पक्ष होते हैं, एक प्रस्ताव रखता है और दूसरा प्रस्ताव को स्वीकार करता है। तो जो पक्ष किसी प्रस्ताव को या प्रस्तावना या प्रपोजल को स्वीकार या प्रतिग्रहित कर लेता है तो वह प्रतिग्रहण ही करार कहलाता है। या
प्रत्येक करार एक पक्ष की ओर से प्रस्तावना और दूसरे पक्ष की ओर से प्रतिग्रहण है। यानी किसी भी संविदा में दो पक्ष होंगे। एक पक्ष क्या करेगा, एक पक्ष प्रस्ताव देगा कि किसी काम को करना है या ना करना है, और दूसरा पक्ष क्या करेगा, उसे प्रतिग्रहित करेगा। यानी अगर दूसरा पक्ष उस प्रस्ताव को प्रतिग्रहित या स्वीकार कर लेता है तो वह करार बन जाएगा, और यदि अस्वीकार करता है तो करार का निर्माण नहीं होगा और इससे संविदा नहीं बनेगी। आइए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे बिंदु की। दूसरा बिंदु किसका, करार का। दूसरा बिंदु है बाध्यता या ऑब्लिगेशन। पहला हमने देखा करार या एग्रीमेंट, और दूसरा बिंदु है बाध्यता या ऑब्लिगेशन। अब प्रश्न ये आता है कि बाध्यता क्या है या ऑब्लिगेशन क्या है, या ये बाध्यता किस तरह की होती है और किस तरह से काम करती है, और बाध्यता का संविदा विधि में क्या योगदान है। तो हमने करार के बारे में जाना इससे बाध्यता से पहले, जिसमें चर्चा की गई कि एक पक्ष प्रस्ताव रखता है और दूसरा प्रतिग्रहित करता है, और इस तरह से किसी करार का निर्माण होता है, और करार की परिभाषा सेक्शन 2E में दी गई है। अब हम चर्चा करते हैं बाध्यता की या ऑब्लिगेशन की। अब इसमें बताया गया है कि बाध्यता में केवल विधिक बंधन ही आता है। विधिक बंधन किसे कहेंगे, कोई ऐसा बंधन जो विधि द्वारा आरोपित किया गया हो या जिसे विधि द्वारा किन्हीं लोगों पर थोपा जाता है। बाध्यता की बात चल रही है यहाँ पर। बाध्यता कैसी, बाध्यता में केवल विधिक बंधन ही आता है, न कि नैतिक, धार्मिक या सामाजिक बाध्यता। अर्थात बाध्यता एक से अधिक तरह की होती है। संविदा विधि के लिए जो बाध्यता की चर्चा की गई है वह बाध्यता किस तरह की है, वह विधिक बंधन या विधिक बाध्यता है। अब इसके अलावा भी कुछ बाध्यताएं हैं, जैसे नैतिक बाध्यता, मॉरल ऑब्लिगेशन। जैसा कि हमें बचपन से सिखाया जाता है या स्कूली पाठ्यक्रम में हमें पढ़ाया जाता है नैतिक शिक्षा, मॉरल एजुकेशन, उसमें कुछ हमारी नैतिक जिम्मेदारियां होती है, नैतिक बाध्यताएं होती है जिन्हें हमें करना होता है। चूंकि हम समाज का या सोसाइटी का हिस्सा हैं और समाज में रहने के लिए हमें नैतिकता को भी पूर्ण करना होता है, लेकिन संविदा विधि में नैतिक बाध्यता से उन्मुक्ति दी गई है संविदा के किसी भी पक्षकार को। आगे देखिएगा, धार्मिक बाध्यता। धार्मिक बाध्यता किसे कहते हैं, ऐसी बाध्यता जिसे धर्म द्वारा किसी भी मनुष्य पर अधिरोपित किया जाता है। धार्मिक बाध्यता, जैसे धार्मिक बाध्यता हुई दान करना। आप हिंदू विधि भी पढ़ेंगे और मुस्लिम विधि भी पढ़ेंगे, दोनों में ही दान के बारे में चर्चा की जाएगी। अब यदि कोई व्यक्ति दान करता है तो दान करने से या दान करने की जो बाध्यता है वो धार्मिक बाध्यता कहलाएगी, और इससे किसी भी प्रकार का संविदात्मक दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। ये व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, वह स्वेच्छा चाहे तो दान कर सकता है और दान चाहे तो नहीं कर सकता है। अर्थात नैतिक बाध्यता और धार्मिक बाध्यता दोनों ही ऐसी बाध्यता नहीं है जो किसी संविदा को जन्म दे। इसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक बाध्यता। सामाजिक बाध्यता अर्थात सोशल ऑब्लिगेशन। सोशल ऑब्लिगेशन, चूंकि आपको पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अर्थात मनुष्य समाज में निवास करता है और समाज का एक अभिन्न अंग है। तो चूंकि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज की कुछ व्यवस्थाएं होती है, और उस व्यवस्था के अनुरूप प्रत्येक मनुष्य को या प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करना होता है। तो एक सामाजिक बाध्यता भी हर व्यक्ति पर रहती है। सामाजिक बाध्यता क्या, जैसे किसी व्यक्ति की या किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करना जो कमजोर हो या जो आवश्यकता से ग्रस्त हो।
तो इस तरह की जो बाध्यता है वो सामाजिक बाध्यता है। लेकिन सामाजिक बाध्यता भी किसी व्यक्ति को किसी संविदा को करने के लिए मजबूर नहीं करती। बाध्यता कैसी होनी चाहिए? विधिक बाध्यता, अर्थात बाध्यता इस तरह की हो जो मनुष्य पर विधि के द्वारा प्रभाव डाले और पाबंद करे किसी काम को करने या न करने के लिए। आगे देखते हैं। अब हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण किनके? नैतिक, धार्मिक या सामाजिक बाध्यता के। पहला उदाहरण की चर्चा करते हैं हम। साथ में रात्रि भोज करने का वादा या डिनर करने का वादा। ए बी से वादा करता है कि मैं आज रात को 8 बजे आपके साथ रात्रि भोज करूंगा। ए बी से वादा करता है और ए के वादे के अनुसार बी अपनी सारी तैयारी कर लेता है, लेकिन किसी आवश्यक कार्य के कारण या भूल के कारण ए बी को बताए गए स्थान पर उपस्थित नहीं हो पाता है और बी के द्वारा की गई सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। वो इंतजार ही करता रह जाता है। अब प्रश्न आया कि क्या बी ए के विरुद्ध न्यायालय में वाद ला सकता है? क्यों? क्योंकि बी को नुकसान हुआ। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि यहाँ ये जो बाध्यता थी किसकी? ए की बी के साथ आकर रात्रि भोज करने की, क्या ये विधिक बाध्यता थी? जवाब आया नहीं, ये विधिक बाध्यता नहीं थी, ये सामाजिक बाध्यता या नैतिक बाध्यता हो सकती है। चूंकि ए ने बी से वादा किया कि वो शाम को 8 बजे बी के साथ रात्रि भोज करेगा और ए नहीं आया और बी को नुकसान हुआ और बी इंतजार करता रहा। अब अगला उदाहरण है साथ घूमने जाने के लिए वादा करना। अगर ए बी से वादा करता है कि बी के साथ घूमने जाएगा और बी ने मान लीजिए टिकट ले ली या कोई ऐसी व्यवस्था कर ली है जिससे बी को नुकसान होता हो, तब भी विधिक बाध्यता न होने के कारण ए जिम्मेदार या लायबल नहीं होगा। इसके अलावा सिनेमा देखने का वादा करना। यदि ए बी से कहता है कि आज शाम को मैं आपके साथ सिनेमा देखने चलूंगा और बी टिकट खरीद लेता है, लेकिन ए शाम को दिए गए समय पर उपस्थित नहीं होता है, तो इस दशा में भी बाध्यता कैसी है? विधिक नहीं है। विधिक बाध्यता से दिगर बाध्यता होने के कारण बी ए पर वाद नहीं ला सकता। किस बात का? संविदा को पूर्ण करवाने का वाद। आगे देखिएगा। यदि इनमें से किसी का भी भंग हो तो दावा नहीं किया जा सकता, चूंकि बाध्यता विधिक नहीं है। ये जो अभी हमने चर्चा की कि साथ घूमने जाने का या रात्रि भोज करने का या सिनेमा देखने का, यदि इनमें से किसी भी कृत्य का उल्लंघन एक पक्ष द्वारा किया जाता है तो दूसरा पक्ष उसे न्यायालय के सम्मुख नहीं ले जा सकता। कारण यह है कि इनमें बाध्यता तो है, लेकिन बाध्यता विधिक बाध्यता नहीं है, और जब तक विधिक बाध्यता नहीं है, संविदा का क्षतिग्रस्त पक्षकार या करार का क्षतिग्रस्त पक्षकार दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध विधिक उपचार प्राप्त नहीं कर सकता। आगे देखिएगा। बाध्यता हेतु 2 पक्षों का होना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि संविदा में कम से कम 2 पक्ष होने चाहिए। तो ये बाध्यता जो है वो संविदा का ही रूप लेती है आगे चलकर। तो ये कह रहा है कि बाध्यता हेतु 2 पक्षों का होना जरूरी। 2 पक्ष कौन कौन से? पहला पक्ष जिस पर लागू हो। क्या लागू हो? बाध्यता। यानी पहला पक्ष वह जिस पर बाध्यता लागू होती हो, और दूसरा पक्ष कौन सा? जो बाध्यता को लागू करवा सके। यानी हमने कल भी पढ़ा था गत व्याख्यान में, और हम आज भी चर्चा कर रहे हैं कि संविदा में कम से कम 2 पक्ष होते हैं, और 2 पक्ष कौन कौन से? पहला पक्ष जिस पर बाध्यता को लागू करवाया जा सके, और दूसरा पक्ष जो बाध्यता को लागू करवा सकता है। तो बाध्यता अगर विधिक नहीं है तो दोनों ही पक्ष बाध्यता को लागू नहीं करवा सकते और न्यायालय के सम्मुख उपस्थित होकर
कोई उपचार प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस व्याख्यान का यही समापन करते हैं और पुनः मिलते हैं अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।